आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने एक ही झटके में 6 लाख परीक्षार्थियों का सपना चकनाचूर कर दिया था। तकरीबन 46 दिनों बाद बीपीएससी पेपर लीक कांड में 15वीं गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद यह साफ हो गया कि पेपर लीक कांड का सेंटर कहां था। पूरी रिपोर्ट देखिए फिर खबर समझिए। ये देखिए क्वेश्चन पेपर किया जाए और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल और हम लोग आधा घंटा से वेट कर रहे हैं। ये देखिए सबसे इसी साल 8 मई को बिहार में बीपीएससी की 67वीं परीक्षा करप्शन के उस चक्रव्यूह में फंसकर फेल हो गई थी, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर ही काम करने वालों ने रचा था। इस कड़ी में एक और आरोपी को हथकड़ी लगी है। नाम है शक्ति कुमार। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, जिसने बीपीएससी की परीक्षा फेल कराने में पूरी शक्ति लगा दी। ईओयू की टीम ने 37 साल के शक्ति कुमार को गिरफ्तार किया है। शक्ति कुमार बीपीएससी की 67वीं परीक्षा के दौरान गया के डेल्हा में स्थित राम शरण सिंह कॉलेज का सेंटर सुपरिटेंडेंट था। ईओयू की जांच और पूछताछ में पता चला है कि शक्ति कुमार ने डॉक्यूमेंट स्कैनर मोबाइल ऐप के जरिए सेट सी के पेपर को स्कैन किया था और उसे कपिल देव नाम के व्यक्ति को व्हाट्सएप किया था। अधिकारियों की माने तो जो शक्ति कुमार हैं उन्होंने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से कपिल देव जिनका नाम है उनको यह क्वेश्चन पेपर भेजा था और जिसके बाद यह क्वेश्चन पेपर जो है वह स्कैन करके भेजा था और प्रश्न पत्र सी जो सेट सी है वो भेजा था। उसके बाद प्रश्न पत्र आउट हो गया था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि अब तक यह पता नहीं चल पाया था कि आखिरकार क्वेश्चन पेपर कहाँ से निकला, कैसे गया। एक शख्स जो है, इनका नाम अब सामने आ गया है शक्ति कुमार। फिलहाल इनसे इंट्रोगेशन किया गया और कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और कपिल देव नामक जो शख्स हैं उनकी भी गिरफ्तारी अब सुनिश्चित करेगी आर्थिक अपराध इकाई की टीम। बीपीएससी पेपर लीक कांड में शक्ति कुमार की गिरफ्तारी 15वीं गिरफ्तारी है। शक्ति कुमार राम शरण सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल भी है। हैरानी की बात है कि शक्ति कुमार के कॉलेज का एफिलिएशन खत्म हुए 4 साल से अधिक का वक्त हो रहा है। इसके बाद भी राम शरण सिंह कॉलेज को सेंटर बनाया गया था। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल और हम लोगों को आधा घंटा से चलिए खबर समझाते हैं आपको। 8 मई की तारीख थी जब बीपीएससी की परीक्षा हुई थी और इस परीक्षा में 6 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे जो परीक्षा देने के लिए सेंटर्स पर पहुंचे थे। बीपीएससी का सी सेट पेपर लीक हुआ था और परीक्षा से पहले पेपर वायरल भी हो गया था। पेपर वायरल होने के बाद परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। अब यह साफ हो गया कि पेपर लीक कहां से हुआ था। पकड़ा गया शक्ति कुमार, जिसने पेपर लीक किया था। कपिल देव नाम के शख्स को स्कैन कर उसने मैसेज किया था। कपिल देव अभी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शक्ति कुमार के कॉलेज का एफिलिएशन खत्म हुए 4 साल से अधिक का वक्त हो रहा है। बावजूद इसके यहां हर साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत अलग अलग एग्जाम के सेंटर बनाए जाते रहे। इस साल बीपीएससी ने 67वें एग्जाम के लिए इस कॉलेज को अपना सेंटर बनाया था। सवाल यहां यह है कि जिस कॉलेज का एफिलिएशन पहले से खत्म था, उसमें इतने बड़े एग्जाम का सेंटर क्यों बनाया गया? कहीं यह कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं? फिलहाल ईओयू की टीम शक्ति कुमार से पूछताछ कर रही है। नेटवर्क और फरार चल रहे सेंटर गैंग के सरगना आनंद गौरव से कनेक्शन को भी खंगाल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात होगी रायसीना की रेस की। देश एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। रविवार राष्ट्रपति पद के लिए पहली आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो सकती है, क्योंकि बीजेपी और पूरा एनडीए मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहा है। भारत एक और इतिहास बनाने जा रहा है और उसी इतिहास को रचने की कवायद है ये तस्वीर। ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला आदिवासी उम्मीदवार है, जिनका नामांकन पीएम मोदी समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी और एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में हुआ। पीएम मोदी खुद द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बने और राजनाथ सिंह अनुमोदक। नामांकन के दौरान पूरा एनडीए एकजुट नजर आया।
बड़े नेताओं की मौजूदगी नामांकन को भव्य बना रही थी, लेकिन बिहार के लिहाज से सबसे खास बात थी नामांकन में बैठे नेताओं की पहली पंक्ति। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहली पंक्ति में कुल 6 लोग बैठे हैं। द्रौपदी मुर्मू के दाहिने पीएम मोदी बैठे हुए हैं और बाएं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। पीएम के ठीक बगल में जेपी नड्डा बैठे हुए हैं और जेपी नड्डा के बगल में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बैठे हुए हैं। ललन सिंह को पहली पंक्ति में बैठने के लिए खुद पीएम मोदी ने आमंत्रित किया। जेडीयू की ओर से बतौर सांसद ललन सिंह प्रस्तावक भी बने। हालांकि ललन सिंह समेत जेडीयू के 8 सांसद भी प्रस्तावक बने। नामांकन के बाद ललन सिंह बेहद खुश नजर आए और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित का दावा करते हुए जेडीयू को एनडीए का मजबूत साथी बताया। जीत का गणित कहाँ, गणित बताता है ना, जीत और हार तो गणित पर तय होता है ना, और गणित बता रहा है कि 54-55% वोट हम लोगों के पास है, तो गणित के बाद फिर कहाँ बचता है कि कोई जीत और हार की कोई बात हो। तो क्या जेडीयू स्ट्रांगली खड़ी है कैंडिडेट के साथ, एनडीए कैंडिडेट? तो स्ट्रांगली कहीं कमजोरी के साथ खड़ा हो जाता है क्या? खड़ा तो जब भी होते हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, और एनडीए के साथ उम्मीदवार को अगर हम लोगों ने समर्थन दिया तो पूरी मजबूती के साथ हम लोगों ने समर्थन दिया। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी के समर्थन के बाद एनडीए बहुमत के आंकड़े से काफी आगे दिख रहा है, जबकि विपक्ष जादुई आंकड़े से काफी पीछे नजर आ रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि द्रौपदी मुर्मू ही भारत की अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं। दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस खबर को समझिए कि कैसे बनेगा इतिहास। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति की रेस में है। अगर वो राष्ट्रपति बन जाती हैं तो ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा। द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट वैल्यू के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो एनडीए का पलड़ा भारी है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के 540 और राज्यसभा के 229 सांसदों के अलावा राज्यों की विधानसभाओं के कुल 4033 विधायक वोटिंग करते हैं। चुनाव के दौरान इन सभी जनप्रतिनिधियों के वोटों का वैल्यू निकाला जाता है। कुल वोट वैल्यू 10,78,915 है, जबकि किसी भी उम्मीदवार को बहुमत के लिए 5,39,458 वोट चाहिए। गठबंधन के हिसाब से उनके सांसदों और विधायकों का वोट वैल्यू मिलाकर अगर देखें तो एनडीए के पास सबसे ज्यादा 5,26,922 वोट होंगे। यूपीए के पास जादुई आंकड़े से काफी कम वोट दिख रहे हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी एनडीए उम्मीदवार मुर्मू का समर्थन किया। साफ है कि विपक्ष और अन्य को मिलाकर भी बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात मानसून सत्र की। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और पहले दिन के सत्र से साफ हो चुका है कि आने वाले 4 दिन बेहद गर्म होंगे। हालांकि सत्ता पक्ष ने तैयारी पूरी कर ली है। हाथ में तख्ती और जुबान पर नारा। बिहार विधानसभा परिसर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। एआईएआईएम और लेफ्ट के नेताओं ने अग्निपथ योजना सहित कई मुद्दों पर अपना विरोध जताया। विधानसभा के गेट पर हुई नारेबाजी को छोड़ दें तो सत्र का पहला दिन शांतिपूर्ण और मिलने मिलाने वाला ही रहा। इसी क्रम में विधानसभा के गेट पर जेडीयू विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फूल देकर स्वागत किया। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में भी मिलने मिलाने का सिलसिला चलता रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तमाम मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष को गुलदस्ता भेंट किया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में जाकर उनसे मुलाकात की। स्पीकर ने कहा कि सत्र छोटा है लेकिन अहम है।
छोटा सदन है लेकिन महत्वपूर्ण सदन है, ऐतिहासिक सदन होगा और पूर्व की भांति माननीय विधायकों का संवेदनशीलता, सरकार की सजगता के साथ सदन अपने जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा। शोक प्रस्ताव के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि 27 और 28 जून को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य लिए जाएंगे। 29 जून को प्रथम अनुपूरक व्यय पर वाद विवाद, मतदान और विनियोग विधेयक लाए जाएंगे। साथ ही 30 जून को गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प भी लिए जाएंगे। सत्र के पहले दिन आरजेडी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कहकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। नहीं, हम लोग आरजेडी और महागठबंधन के लोग चाहेंगे कि सदन में ये प्रस्ताव हो और हर दल के लोगों से आग्रह हम लोग करेंगे कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके और केंद्र सरकार को भेजा जाए कि वो इस योजना को वापस करे। मानसून सत्र का पहला दिन तो शांतिपूर्ण गुजर गया, लेकिन विपक्ष के तेवर और सत्ता पक्ष की तैयारी बताने के लिए काफी है कि ये शांति शायद सोमवार को न दिखे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, रजनीश और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मॉनसून सत्र 5 दिनों का इस बार और पहले दिन विपक्ष ने मंशा जाहिर कर दी है। अग्निपथ से लेकर कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हंगामा होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इस बार का सदन का जो नजारा है थोड़ा बदला सा होगा। महागठबंधन में दरार पड़ चुकी है। कांग्रेस इस बार आरजेडी के साथ नहीं है और कांग्रेस के रुख में बदलाव दिखेगा। कांग्रेस नीतीश के प्रति नरम रुख दिखा सकती है, आरजेडी भी नरम दिख सकती है क्योंकि पहले के मुकाबले वो कमजोर होगी। बीजेपी इस बार सबसे बड़े दल के रूप में सदन में है। सहनी की पार्टी के विधायकों के साथ आने पर बीजेपी की संख्या 77 की हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार का दिन बिहार के लिए बेहद खास रहा। अगर आप पटना में हैं तो आप मरीन ड्राइव का मजा ले सकते हैं क्योंकि बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3,831 करोड़ की सौगात दी। सौगात में आपके लिए क्या है, पहले वो देखिए फिर समझिए। बिहार वासियों को जेपी गंगा पथ की सौगात। पटना में मुंबई जैसा नजारा। अब मरीन ड्राइव का मजा लीजिए पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3,831 करोड़ की लागत से बने जेपी गंगा पथ का उद्घाटन किया। ये केवल उद्घाटन या सड़क की सौगात भर नहीं है, ये क्षण है उस सपने के पूरा होने का जिसे बिहार के लोग न जाने कब से देख रहे थे। वो तो बहुत अच्छा है और उधर से लोग आएंगे, किसी को नॉर्थ बिहार जाना है तो जेपी सेतु के माध्यम से जाएंगे, तो बहुत तरह की सुविधा लोगों को ये होने वाली है। जेपी गंगा पथ को मुंबई की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ वाहन चालकों को मुंबई के मरीन ड्राइव जैसा नजारा देखने को मिलेगा। इसके शुरू हो जाने के बाद गंगा की लहरों और खूबसूरत नजारों के बीच सफर करने का पटना वासियों का सपना पूरा हो जाएगा। दीघा से पीएमसीएच तक बनी सड़क की लंबाई 7.4 किलोमीटर है। इसमें 6.5 किलोमीटर में 13 मीटर ऊंचाई तक रोड का निर्माण बांध बनाकर किया गया है। साथ ही गंगा चैनल के हिस्से में बड़े पुलों का निर्माण करके जेपी गंगा पथ को तैयार किया गया है। और किस तरह से जो गांधी मैदान है वहां तक जाने में लोगों को सुविधा होगी। अभी तो आज जितना काम हो गया है वो तो बहुत अच्छा है। शुक्रवार को सीएम ने बिहार वासियों को सिर्फ जेपी गंगा पथ की सौगात ही नहीं दी, अटल पथ फेज 2 का भी उद्घाटन किया, जिसका निर्माण तकरीबन 70 करोड़ की लागत से हुआ है। इसके अलावा सीएम ने 23 करोड़ की लागत से बने मीठापुर फ्लाईओवर का लोकार्पण भी किया। इसके चालू होने का इंतजार पटना के लोग कई सालों से कर रहे थे। आप जानते हैं, और अटल पथ का निर्माण हुआ, उसका नामकरण हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नामकरण पर अटल पथ किया। अब वो कितना दिन से ये ऐसे ही ऐसा रेल लाइन चल रहा था, उसमें कोई ट्रेवल करते थे
कुछ नहीं था, हमारा बहुत शुरू से इच्छा थी हमारी, और बाद में हम लोग लगे रहे और अंत में जो केंद्र सरकार के मंत्री है वो तैयार हुए और उसके बाद हम लोगों ने इसको जो शुरुआत कराया है, आप जरा सा देख लीजिए। जेपी गंगा पथ के पहले फेज के शुरू होने और अटल पथ के दूसरे चरण की सड़क के चालू होने से पटना वासियों को जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही, पटना से उत्तर बिहार की ओर आना जाना और भी आसान हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, रजनीश और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। मॉनसून की पहली बारिश के बाद ही बिहार में बहने वाली कई नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर कटाव होने लगा और एक बार फिर जुगाड़ बोट के सहारे लोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने को मजबूर हो गए। कटाव की ये तस्वीरें खगड़िया की है। बेलदौर के इतमादी पंचायत में कोसी का कहर दिखने लगा है। कटाव की वजह से बांध पर भी खतरा बढ़ते जा रहा है। हालांकि कटाव से बचाव के काम हो रहे हैं, लेकिन कटाव की भयावह स्थिति से ग्रामीणों में दहशत है। बारून में कटाव है जब इंदारी बांध में, ये पूरा सरकार को लगना होगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत स्थिति गंभीर होगी। चूँकि एक भी जनता नहीं यहाँ बचेगी, चूँकि सारे सबों को कष्ट होगी। क्योंकि इस बचाने में सरकार को पूरा योगदान रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जनता की सारी मौत हो जाएगी। नदी का जो रफ्तार था उसमें काफ़ी अस्थिरता आया है और इससे बिल्कुल कटाव रुका है। और उस पार दिरा देखिए, सामने वो कट रहा है, इसके ठोकर से देखिए अब कितना इसमें गंभीरता आया है। नदी में जिस तरह का आज से 4-5 रोज पहले नदी का रुख था उसमें बहुत अति आया है और धीरे धीरे हमको लग रहा है कि 1-2 रोज में नदी जो है अस्थिर हो जाएगी। बात सिर्फ कटाव तक ही सीमित नहीं है। नवादा में सकरी नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से गोसाई बीघा पथ पर बना डायवर्जन बह गया, जिसके चलते करीब 24 से ज्यादा गांव का संपर्क नवादा मुख्यालय से कट गया है। ये संडे को 2 बजे लमसम बारिश हुई। डायवर्सन बहने के बाद हालात कैसे हैं, उसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है। लोग जान जोखिम में डालकर जुगाड़ नाव के सहारे नदी के एक छोर से दूसरे छोर जाने को मजबूर हैं। हम तस्वीर आपको नवादा के गोसाई बीघा का दिखा रहे हैं कि जहां पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डायवर्जन के टूट जाने से जुगाड़ नाव के जरिए लोगों को बाइक जो है सो उसको इस ओर से इस ओर लाया जा रहा है। गोपालगंज में हालात पहले से बेहतर हुए हैं। गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। जलस्तर में गिरावट के बाद दियारा के लोगों ने राहत की सांस ली है। फिर भी जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में है। और वैसे आपको बता दें कि बाढ़ नियंत्रण के लिए हम लोग पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। कई जगहों पे बांध को मजबूत किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो मानसून की बारिश शुरू होने के बाद से कई जगहों पर नदियों में उफान है। कटाव की तस्वीरें भी आने लगी है और लोग बाढ़ की आहट से सहमे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय, नवादा से अनिल विशाल और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।